नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। आज की जो कहानी है वो एक ऐसे कांड की है, ऐसे एक आपराधिक घटना की है जिसे हर व्यक्ति हाथरस कांड के नाम से जानता है। कहानी 2 साल पुरानी है। घटना की शुरुआत 2 साल पुराने पहले हुई थी, लेकिन इसी महीने मतलब मार्च 2023 में उस घटना का जो घटना हुई थी उसका फैसला आया। और फैसले के बाद जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तो बहुत सारे सवाल पुलिस, मीडिया और सीबीआई तीनों पर खड़े हो रहे हैं। मैं इसके डिटेल में बाद में जाऊंगा इस फैसले को लेकर के, लेकिन उससे पहले मैं सबसे आपको पूरी घटना बताना चाहता हूं। हालांकि जो फैसला आया है उसमें 3 लोगों को जो SC/ST कोर्ट है उसने बरी कर दिया है, और बलात्कार की जो धारा थी, जो उसे बताया जा रहा था कि बलात्कार हुआ उस लड़की का, वो कोर्ट ने हटा दी है। एक व्यक्ति संदीप सिंह को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हम पहले आपको एक एक करके वो घटना बताते हैं कि वो घटनाक्रम क्या था। दरअसल 14 सितंबर 2020 को हाथरस जिले का एक गांव होता है बुलगढ़ी। उस गांव में एक लड़की होती है जो खेत पर काम करने गई हुई होती है, और खेत पर जब काम करती है वहीं पर बगल मतलब एक दूसरे खेत में उसकी मां काम कर रही होती है। उसी के पड़ोस के खेत में उसका भाई भी काम कर रहा होता है। अचानक वहां पर शोर मचने लगता है, और शोर मचने के बाद वो जो लड़की होती है, एक लड़की, उस पर कुछ लोग हमला करते हैं। लड़की चोटिल हो जाती है, लड़की गिर जाती है, उसके जीभ में चोट लग जाती है, लड़की के पीठ में चोट लगती, कई जगह उसको चोट लगती है, और लड़की को पुलिस थाने मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाया जाता है। पुलिस डॉक्टरी मुआयना कराती है और पहले कहती है कि इनको अस्पताल ले जाया गया, तो लोकल अस्पताल ले जाया गया जो वहां का स्थानीय अस्पताल है। उसके बाद लड़की की हालत थोड़ी वहां बिगड़ने लगी, तो अलीगढ़ में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, उसमें लड़की को ले जाया गया, वहां पर उसे भर्ती कराया गया। इधर जो पुलिस है वो इस मामले की FIR लिखती है। वहां पर भी जब उसकी हालत खराब हो जाती है लड़की की, तब उसे ले जाया जाता है सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली। 29 सितंबर को लड़की की मौत हो जाती है। जब अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में वो लड़की ले जाई जाती है, उस समय पुलिस ये कहती है, वो जो घर वाले उसके होते हैं, लड़की वाले कहते हैं कि इस लड़की के साथ बलात्कार किया गया है। तो जो मेडिकल कॉलेज है और जो पुलिस है और प्रशासन के लोग हैं उसका मेडिकल चेकअप कराते हैं। मेडिकल चेकअप कराते हैं जो बलात्कार के बाद होता है, और इसके साथ साथ जो फोरेंसिक टीम आती है वो भी उसकी जांच करती है, और एक महिला पुलिस अधिकारी और महिला जो प्रशासन के अधिकारी होते हैं वो डॉक्टरों के साथ मिलकर के उसका बयान भी दर्ज करते हैं। लड़की के जो कपड़े होते हैं उस घटना के समय, उस कपड़ों को सील किया जाता है और उसे भेज दिया जाता है जांच के लिए। 29 सितंबर 2020 को जब लड़की की सफदरजंग अस्पताल में मौत हो जाती है, उसके बाद यह मामला गर्म हो जाता है। लड़की की मौत के बाद कुछ लोग जो होते हैं उसके परिवार के, वो मीडिया को फोन करते हैं कि एक सामूहिक बलात्कार की घटना हुई, निर्भया जैसा कांड हुआ हाथरस में, और पुलिस इसको दबाना चाहती है। मीडिया की टीमें रवाना हो जाती हैं हाथरस की तरफ, कुछ सफदरजंग अस्पताल चली जाती हैं, और सफदरजंग अस्पताल के साथ साथ हाथरस में मीडिया का भारी जमावड़ा लग जाता है।
लड़की की बॉडी नहीं पहुंच पाती है हाथरस, उससे पहले ही मीडिया के लोग बुलगड़ी गांव को घेर लेते हैं। पुलिस का भारी जमावड़ा वहां लग जाता है। पुलिस मीडिया को गांव में जाने से रोकती है। उसे लगता है कि यह तनाव पैदा होगा, क्योंकि मामला लड़की मतलब ऊंच और नीच का भी था, ऊंची और नीची जाति का भी था। लड़की दलित थी और जो लड़का जिस पर आरोप लग रहा था वो सवर्ण बिरादरी से आता था। पुलिस ने घेरेबंदी कर दी कि मीडिया को कम से कम सूचनाएं मिलें, और इसके बाद पुलिस तो चाहती थी कि मीडिया को कम सूचनाएं मिलें, लेकिन मीडिया ने इस मामले को खूब उछाला, इसे निर्भया कांड से जोड़ा और निर्भया कांड से जोड़ करके पूरी रिपोर्टिंग को किया गया। हाथरस सफदरजंग अस्पताल से लड़की का शव आता है और बुलगड़ी गांव पर ले जाया जाता है। उस समय आधी रात से ज्यादा का समय हो चुका होता है। एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है, पुलिस को लगता है कि अगर इसका दाह संस्कार कल किया जाएगा, मतलब अगले दिन किया जाएगा, तो हो सकता है कोई तनाव पैदा हो जाए गांव के, क्योंकि आसपास के लोग भी गांव की तरफ बढ़ रहे थे टीवी में इस तरह की खबर को देख करके। मीडिया का भी जमावड़ा था, तो मीडिया से छुप छुपा करके जो एम्बुलेंस है वो बुलगड़ी गांव पहुंचती है, और जो लड़की होती है उसी के परिवार का एक खेत होता है, उसमें आधी रात के बाद करीब बताया जाता है कि 2 से 3 बजे के आसपास लड़की का शव वहां पर पुलिस वाले जला देते हैं। कहा जाता है कि आग जो है लड़की के एक चाचा ने दी, लेकिन यह भी बात कही जा रही है कि परिवार वालों की कोई सहमति नहीं थी। पुलिस जो इस मामले को दबाना चाहती थी, इस घटना के बाद रातों रात दाह संस्कार के बाद वो और कटघरे में खड़ी हो गई, क्योंकि मीडिया ने इसको लेकर के एक और बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया। अब मुद्दे हो गए 2। पहला मुद्दा सामूहिक बलात्कार का एक दलित लड़की के साथ, दूसरा मुद्दा हो गया उस लड़की के शव को रातों रात जलाना। मतलब यह निकाला जाने लगा कि पुलिस और प्रशासन के लोग कुछ छिपाना चाहते हैं, जबकि यह सच्चाई नहीं थी। ये अब सारी बातें सामने आ रही हैं। जब पुलिस पर ढेर सारे सवाल खड़े होने लगे, लड़की के घर के परिवार के लोगों का इंटरव्यू लिया जाने लगा। लड़की के परिवार की एक महिला खूब इंटरव्यू दे रही थी, मीडिया में बता रही थी कि किस तरह से उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, किस तरीके से उस लड़की को मारा पीटा गया। ये सारी कहानी मीडिया में चल रही थी। पुलिस ने देखा, सरकार ने देखा कि जब ये मामला काफी तूल पकड़ रहा है, तो सीबीआई जांच की मांग भी इसी बीच उठने लगी। सरकार को लगा कि इससे अच्छा कोई मौका नहीं है, और सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। सीबीआई ने तुरंत ये मामला टैकल भी कर लिया, और सीबीआई की भारी भरकम टीम गांव में पहुंच गई, बुलगड़ी गांव में पहुंच गई। उसने पूरा इलाके को, पूरे गांव को सील कर दिया, और पूरा जो उस लड़की का घर था उस घर को सील कर दिया। चारों तरफ से सेंट्रल फोर्सेस लगा दी गई, पुलिस भी लगा दी गई। कोई व्यक्ति अब मीडिया का या और कोई उसका जो रिश्तेदार या उसके गांव का कोई व्यक्ति उस परिवार से मुलाकात नहीं कर सकता था। सीबीआई ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की, करीब 1-1.5 महीने तक इन्वेस्टिगेशन चली। सीबीआई ने 104 लोगों को गवाह बनाया, लेकिन सिर्फ 35 लोगों की गवाही हो पाई। करीब 2 साल तक ये मामला ट्रायल कोर्ट में चला SC/ST की, और 2 साल बाद जब कोर्ट ने इसी महीने फैसला सुनाया, तो पूरे देश के लोग एक बार फिर सीबीआई पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि सीबीआई ने कहा कि बलात्कार हुआ, सीबीआई ने कहा कि मर्डर हुआ, लेकिन कोर्ट ने कहा कि बलात्कार नहीं हुआ। और जो 3 लोग थे,
रवि, रामू और लव कुश, इन तीनों को बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट ने केवल संदीप सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने जब यह फैसला सुनाया तब सीबीआई के ऊपर अब तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल इस हाथरस कांड में पुलिस के स्तर से शुरू से ही लापरवाही बरती गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और जब लड़की 29 सितंबर को करीब एक सप्ताह बाद जब उसकी सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई, उसके बाद जब ये मामला मीडिया में गर्मी में आया तो पुलिस ने उसमें और धाराएं जोड़नी चालू कर दी और लोगों को भी उसमें शामिल कर लिया। जैसे जैसे मीडिया का दबाव बढ़ा, पुलिस ने उसमें कई लोगों को और शामिल कर लिया। कोर्ट ने करीब 2 साल तक इस मामले में हियरिंग चली और जो हियरिंग के बाद जो फैसला सुनाया वो 3 लोगों को बरी कर दिया। संदीप सिंह को आजीवन कारावास की सजा दी, रवि, रामू और लव कुश तीनों को बाइज्जत बरी कर दिया। सीबीआई ने इस मामले में 104 गवाह तैयार किए थे और जिनमें से महज 35 लोग ही गवाही दिए। बड़ी लंबी बहस चली। जो बचाव पक्ष है उसकी तरफ से जो एक सवर्ण एकता परिषद है वो बहुत उसकी मदद कर रहा था इन लोगों की। हालांकि लोग परिवार बहुत गरीब थे क्योंकि खुद संदीप जो है दिल्ली में रह करके पल्लेदारी का काम किया करता था। बाकी लोग भी गरीब परिवार से थे, लेकिन चूंकि मामला दलित बनाम सवर्ण और मीडिया में काफी उछल चुका था, इस वजह से इस केस की लड़ाई को जो है गति देने के लिए ये परिषद इसमें काफी आगे आया और पूरा इनको जो कानूनी सहायता होती है वो दिया। फैसले जब आए इस मामले के तो कोर्ट ने 3 बिंदुओं पर सवाल खड़े किए इन तीनों को बरी करने से पहले। जो पहला बिंदु था एससी एसटी कोर्ट का वो ये था कि ये जो 3 अभियुक्त हैं रामू, लव कुश और रवि, इन 3 अभियुक्तों के नाम एफआईआर में नहीं थे जो 15 सितंबर को एफआईआर हुई थी। बाद में इनके नाम उसमें जोड़े गए। इसके साथ साथ ही कोर्ट ने कहा कि जो पुलिस के सामने जो बयान दिया था लड़की के पिता ने, उसमें भी इन 3 का नाम उसने नहीं लिया था। दूसरा पॉइंट कोर्ट ने उठाया कि पीड़िता के शरीर पर जो चोट के निशान पाए गए हैं वो गैंग रेप के आरोपों का समर्थन नहीं करते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो कपड़े और जो उसके शरीर की जो जब जांच की गई, जो मेडिकल उसका टेस्ट हुआ, उसमें कहीं भी वीर के धब्बे नहीं पाए गए, जो आमतौर पर बलात्कार के केसेस में पाए ही जाते हैं। उसी के जरिए बलात्कार की पुष्टि होती है और गैंग रेप में कुछ ज्यादा ही इस तरह के सिम्टम मिलते हैं क्योंकि कई लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ इसमें जो फोरेंसिक जो रिपोर्ट है जांच के बाद, उस रिपोर्ट में ऐसे कोई तथ्य नहीं मिले हैं। तीसरा पॉइंट जो कोर्ट ने उठाया कि जो लड़की के शरीर पर इंजरी है, मतलब जो चोट है, वो भी बलात्कार की पुष्टि नहीं करती है क्योंकि लड़की को स्पाइन इंजरी हुई थी और उसके जीभ में चोट आई थी, जीभ उसकी फट गई थी। हालांकि उस समय कहा जा रहा था कि लड़की की जीभ काट ली गई, लेकिन सच्चाई यह है कि जब लड़की के साथ मारपीट की घटना हुई, लड़की के साथ मारपीट किसने की ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि लड़की के साथ मारपीट करने के आरोप में ही संदीप को सजा सुनाई गई है, संदीप सिंह को, लेकिन कहा यह जा रहा है कि लड़की को जो चोट आई है वो जो तार के बाड़ लगे हुए थे खेत में, उस बाड़, जैसे आज की तारीख में हर जगह आप जब गांव में जाएंगे तो खेतों में तार के लोगों ने बाड़ लगा रखे हैं, जो हैसियतदार लोग हैं, जिनकी हैसियत बड़ी है। ये बाड़ इस वजह से लगाए गए हैं कि ताकि उनके खेत में पशु न घुस सकें,
क्योंकि पशुओं का जबरदस्त आतंक पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में है जहां कहीं भी फसल पैदा होती है। तो उस पशुओं से बचने के लिए लोगों ने खेतों के किनारे बाड़ लगा रखे हैं और वहीं पर वो लड़की घास काट रही थी। लड़की से जब विवाद हुआ, लड़की गिरी, तो उसका जो जो बाड़ लगा हुआ है, कटीले तार लगे हुए हैं, उसके जीप पर लग गया था, जिससे उसकी जीप चुड़ैल हो गई थी। लड़की को, हालांकि जो सीबीआई की जो चार्जशीट है उसके मुताबिक तो लड़की को संदीप ने मारा, लेकिन उस समय कहानियां और भी चल रही थी जिसे हमने उस समय सुनाया भी था। लेकिन चूंकि आज की तारीख में कोर्ट का फैसला आ गया है, कोर्ट ने संदीप को दोषी मान लिया है, तो किसी और को दोषी बताने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन उस समय जो कहानी हमने बताई थी, वही कहानी एक तरीके से आज सच निकली है। तो क्या अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या मीडिया के दबाव में जो पुलिस की एजेंसियां हैं, चाहे वो सीबीआई हो या पुलिस हो, वो क्या जो निर्दोष लोग हैं उनको भी किसी केस में फंसा दिया करेंगी? और अगर इस तरह से फंसाया जाएगा, इस तरह से फंसाती रहेंगी एजेंसियां, तो क्या असली जो दोषी है जो इस मामले का या किसी मामले का, वो क्या कभी कोई सजा पा पाएगा? ये एक बड़ा सवाल इस हाथरस कांड का जो फैसला आया है कोर्ट का, उसके बाद उठ रहा है। हालांकि उठता पहले भी रहा है, लेकिन ये चूंकि ताजा कांड है और हाथरस कांड की गूंज पूरे देश में हुई थी, इसमें कई पत्रकार भी जेल गए थे। कप्पन जो उसकी कवरेज के लिए आए थे, केरल से आए थे, उनको पुलिस ने जेल में डाल दिया था, जिनकी जमानत अभी कुछ दिन पहले ही हुई है। और आरोप लगा कि वो इसको भड़का रहे हैं लोगों को, जबकि सच्चाई ये थी कि जो दिल्ली का मीडिया है, वो मीडिया इस पूरी घटना को लाइव दिखा रहा था। करीब एक हफ्ते तक पूरी मीडिया की टीमें हाथरस में ही जमी रही। कई मीडिया कर्मी को तो हाथरस उस गांव में, जो बुड़गली गांव है, उसमें घुसने नहीं दिया गया था, उसको लेकर के बहुत सारा हंगामा हुआ था। तो सवाल फिर वही कि क्या मीडिया अगर किसी मुद्दे में गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, तो क्या जिसका नाम वो बता रहा है, तो पुलिस क्या उसे भी आरोपी बना देगी? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि सबसे बड़ी जो देश की एजेंसी है, जांच एजेंसी है सीबीआई, उस पर भी इस घटना के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल की, उसमें साफ तौर पर लिखा कि इस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। बलात्कार की बात सीबीआई ने खारिज नहीं करी, जो पुलिस ने कही वही बात सीबीआई ने कही। लेकिन चूंकि बलात्कार के फेवर में जो साक्ष्य थे वो नहीं के बराबर थे, मतलब थे ही नहीं, इस वजह से कोर्ट ने बलात्कार का जो आरोप था वो पूरी तरह से खारिज कर दिया। आज की कहानी सुनाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि मीडिया के दबाव में अगर कोई कार्रवाई होती है, पुलिस कोई कार्रवाई करती है, कोई गलत व्यक्ति किसी मामले में फंसाया जाता है, तो आप अपने को सतर्क रहिए और आवाज अपनी जरूर बुलंद कीजिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।